Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 7 of chapter number 7 evolution. In this session we discuss about the mechanism of evolution. Evolution का actual में mechanism क्या है? So first of all this session is started with the one question: what is the origin of variation and how does speciation is occur? चलो variation का मतलब हमें पता है कि कोई भी टाइप का चेंजेस, पर वो चेंजेस का ओरिजिन हुआ कहाँ से और एक प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज जो है उनमें से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे होता है. सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेशिएशन इज अकर. इवन दो मैंडल हैड टॉक्ड of inheritable factors which are influencing the phenotype. According to the Mendel, फैक्टर्स एक ऐसा सब्सटेंस था जो पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता था which influence affect the phenotype morphological characters. Even Darwin either ignored this observation or kept a silence. तो मेंडल का जो स्टेटमेंट था उसको या तो डार्विन ने इग्नोर किया था या तो कोई रिएक्शन नहीं दिया था. So in the first decade of 20th century, Hugo de Rice, based on his work on evening primrose, ये एक प्लांट का नाम है. So Hugo de Rice, based on his work on evening primrose, brought forth the idea of mutation, that large difference arising suddenly in a population. So according to the Hugo de Rice, जब वो evening primrose नाम के प्लांट के ऊपर काम कर रहा था तो उसने म्यूटेशन का आइडिया दिया था, दैट इज लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली विद इन दी पॉपुलेशन. ही बिलीव दैट इट इज अ म्यूटेशन विच कोज इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट. सो उसने क्या बिलीव किया था कि भाई म्यूटेशन जो है वो इवोल्यूशन करता है एंड नॉट द माइनर वेरिएशन, मतलब म्यूटेशन की वजह से कोई माइनर वेरिएशन नहीं आता, जो किसने बताया था? डार्विन ने. So we can say that mutation are the random and directional less, while Darwin ने जो variation बताया था are small and directional. So mutation जो डी राइस ने बताया था वो randomly होता है और directionless होता है. Darwin ने बताया हुआ variation small होगा whereas directional होगा. So evolution for Darwin was gradual, while D. Rice believed mutation caused speciation, hence called it saltation, means single step large mutation. So डार्विन ने जो इवोल्यूशन दिया था वो ऐसा बताया था कि ये ग्रेजुअल होता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, whereas डी राइस ने दिया हुआ म्यूटेशन, या तो डी राइस क्या बिलीव कर रहा था कि म्यूटेशन की वजह से कौन सा प्रोसेस होता है? स्पेसिएशन, एंड हैंस कॉल्ड अ सॉल्टेशन, मतलब सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन होगा. So studies in population genetics later brought out this some clarity. तो अब जब भी हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा कि एक्चुअल में ये इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है. तो वो स्टडी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल. सो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल प्रपोज्ड इन 1908 बाय इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ टू साइंटिस्ट, हार्डी ऑफ इंग्लैंड एंड वेनबर्ग ऑफ जर्मनी. इन दोनों ने मिलजुल के हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल प्रपोज किया था 1908 में फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स, और वो डिस्क्राइब करने के लिए उसने दो टर्मिनोलॉजीज दी थी. फर्स्ट वन इज द जीन पूल एंड सेकेंड वन इज द जीन फ्रीक्वेंसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ जीन पूल? सो सम ऑफ द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, समझ लो 50 इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल के अंदर 5 जीन है. सो 50 मल्टीप्लाई बाय अगर 5 आप कर देते हो, सो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अंदर का जीन पूल कितना हो जाता है? 250. एंड ये 50 इंडिविजुअल्स के अंदर जो 250 जीन है वो 250 में जीन 3 टाइप के हैं, जीन ए, जीन बी एंड जीन सी. सो ए का रेशियो कितना है, बी का रेशियो कितना है, या तो सी का रेशियो कितना है? सो सेकेंड पॉइंट है जीन फ्रीक्वेंसी, से रेशियो ऑफ जीन इन जीन पूल और अ पॉपुलेशन, कि भाई टोटल 250 है, उनमें से ए कितना है, तो वो ए की फ्रीक्वेंसी हो गई. बी कितना है, बी की फ्रीक्वेंसी. सी कितना है, वो हो जाती है सी की फ्रीक्वेंसी.
Okay, so in a given population one can find out the frequency or occurrence of alleles of a gene or a location. तो कोई भी जीन के ऊपर या तो जीन के ऊपर स्पेसिफिक लोकेशन में एनी नंबर ऑफ एलेल की फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे भी करके फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस फ्रीक्वेंसी सपोज टू रिमेन अ फिक्स्ड. अगर आप ऐसा सपोज करके चलो कि ये फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड रहती है, इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन टू जनरेशन. सो ये फ्रीक्वेंसी जैसी थी वैसी ही जनरेशन टू जनरेशन फिक्स रहती है. तो वो एक्सप्लेन करने के लिए हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट्स यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन. तो एल्जेब्रिक इक्वेशन को यूटिलाइज करके हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन किस तरह से सेम रहती है. सो दिस प्रिंसिपल सेज दैट allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. allele मतलब आपको पता है टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, कोई भी एक जीन के दो वेरिएशंस. तो ऑलवेज पर्टिकुलर एलेल की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन के अंदर कैसे रहती है, स्टेबल रहती है और जनरेशन टू जनरेशन वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन हो पाती. सो द जीन पूल एज आई अर्लियर सेज द टोटल जीन्स एंड देयर एलेल्स इन पॉपुलेशन रिमेन्स अ कांस्टेंट. सो उसे ही बोला जाता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम. सो ऑलवेज सम टोटल ऑफ ऑल दी एलेलिक फ्रीक्वेंसी, कोई भी एलेलिक फ्रीक्वेंसी के सम या तो उसका टोटल अगर आप कंसिडर करो तो वो ऑलवेज एक होगा. सो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एलेल पी और एलेल क्यू दोनों की फ्रीक्वेंसीज अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, सो इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्मॉल पी and small q is represent the frequency of allele capital A, allele small a. तो कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी है स्मॉल p, स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी है स्मॉल q. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A क्या होगी, p स्क्वायर. वैसे ही दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वेज, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील A with a frequency of p appear on both the chromosomes of a diploid individual is simply the product of probability. अब p स्क्वायर के पीछे का रीजन, तो अब आपने लिया है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर दोनों कैपिटल A आपने लिए हैं तो वो कंसिडर होगा एज अ p स्क्वायर. सेम टू सेम दोनों स्मॉल a अगर आपने लिए है तो वो कंसिडर होगा एज अ q स्क्वायर. सो सिमिलैरिटी एज स्मॉल a इज द q स्क्वायर. और एक कैपिटल A और एक स्मॉल a, तो ये दोनों तो होमोजाइगोस कंडीशन थी, ये हो जाता है हेटेरोजाइगोस कंडीशन. तो यहाँ पे आपको ले लेना है 2pq. तो ये तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, अब ये तीनों का एडिशन करो तो वो 1 होना चाहिए. सो ये तो एक सिंपल बाइनोमियल एक्सपांशन है p प्लस क्यू होल स्क्वायर का. क्लियर? ओके. सो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज मेजर, जब भी फ्रीक्वेंसी को आप मेजर करते हो, डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज, द डिफरेंस इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस. भाई आपने चलो 10 साल पहले फ्रीक्वेंसी मेजर की थी, 10 साल के बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी मेजर करते हो तो अगर वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ी सी अलग आती है, देन वी कैन से दैट थोड़ा सा इवोल्यूशन उसके अंदर कंपलसरी हुआ. सो अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम के अंदर डिस्टर्बेंस हुआ, डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम मतलब change of frequency of allele in a population would then be interpreted as resulting in the evolution. तो before 10 years and after 10 years अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम या तो एलेल की फ्रीक्वेंसी के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है, देन वी कैन से दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर क्या हुआ है, इवोल्यूशन. नाउ ये लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? सो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत सारे पूछे जाते हैं.
तो अब आपको मैंने एग्जांपल दिया है कि इफ जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ वन एलील इज नोन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर एलील, अगर एक जीन एक एलील की फ्रीक्वेंसी हमें पता हो तो दूसरे एलील की फ्रीक्वेंसी हम लोग सिंपल फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि चलो आपको एग्जांपल दिया है, कैपिटल एम एलील की फ्रीक्वेंसी क्या है P और स्मॉल m एलील की फ्रीक्वेंसी क्या है Q। तो ऑब्वियसली हमें पता है P प्लस Q की फ्रीक्वेंसी तो कितनी होती है 1। तो अगर हमें P की पता हो तो Q की फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो तो Q की पता है तो P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, तो P की मिलेगी, और Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, तो किसकी मिल जाएगी Q की। सो अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि P इज इक्वल टू 0.6 है, सो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, 1 माइनस 0.6, तो Q की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 0.4। पर अल्टीमेटली याद रखना है दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी का एडिशन ऑलवेज 1 होना चाहिए। तो अब आपको एग्जांपल्स दिया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल M जीन इन द पॉपुलेशन इज 50%, कि कैपिटल M जीन की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन के अंदर 50% है, मतलब 1/2। सो P इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5, तो ऑटोमेटिकली स्मॉल m की फ्रीक्वेंसी भी 50% होगी 1/2, एंड Q इज इक्वल टू 1/2, तो कितना हो जाएगा 0.5। अब इसकी वैल्यूज को अगर आप ये फॉर्मूला के अंदर रखते हो तो P प्लस Q होल स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, P की वैल्यू कितनी है 0.5 होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस Q की वैल्यू है 0.5 होल स्क्वायर। सो अगर सिंपल फॉर्म लिखो तो 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.25। तो पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कैपिटल M की फ्रीक्वेंसी 25% है, स्मॉल m की भी 25% है, और कैपिटल M स्मॉल m की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50%। वैसे ही दूसरा एग्जांपल दिया है 90% और 10%, तो आएगा 0.9, 0.1। तो उसी के हिसाब से अगर आप एक्सप्लेनेशन करो तो कैपिटल M 81%, स्मॉल m 1%, एंड कैपिटल M स्मॉल m 18%। तो इस तरह के MCQs बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ पहला पॉइंट था हार्डी वेनबर्ग लॉ का जीन फ्लो। So we know that animals are not a static, always they are migrate and comes in contact with another populations, always animal एक से दूसरे तीसरे populations के अंदर जाता रहता है, and it must reproduce with the another population, दूसरे population के साथ reproduction करेंगे। So होगा क्या, genes of one population are transfer into another population, कि भाई कोई एक पॉपुलेशन का जीन दूसरे पॉपुलेशन के अंदर जा रहा है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ जीन फ्लो। अब आप डायग्राम देख सकते हो कि रेड कलर का जो बीटल है वो ग्रीन कलर वाले पॉपुलेशंस के अंदर जा रहा है, तो ऑब्वियसली नए जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ जीन फ्लो, if genes are carried to a population where this genes previously did not exist, जो जीन ट्रांसफर हो रहा है वो अगर पहले यहाँ पे नहीं है तो ऑब्वियसली वेरिएशन होने के चांसेस बहुत आएंगे। सो दिस इवेंट ऑफ जीन फ्लो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, जीन फ्लो। वैसे ही सेकंड पॉइंट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन दिया है, इट इज अ इवोल्यूशनरी फोर्स विच आर ऑपरेटिंग इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। छोटे से पॉपुलेशन के अंदर ऑपरेट होने वाला एक इवोल्यूशनरी फोर्स है। अब आपको डायग्राम एक दिख रहा है जिसमें दो कलर के बीटल्स है, रेड एंड ग्रीन। रेड है 6 एंड ग्रीन है 3। अब बाय चांस कोई पर्सन के पैर के नीचे ग्रीन बीटल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आप आगे देख सकते हो कि ग्रीन बीटल्स के जो नंबर है वो धीरे धीरे कैसे हो जाएंगे, बाय चांस कम हो जाएंगे। सो दिस जेनेटिक ड्रिफ्ट was given by Set-Wright in 1931. Because of this reason is considered as a Set-Wright effect. So according to the Hardy-Weinberg law we know that large population के अंदर जीन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये हार्डी-वेनबर्ग लॉ का प्रिंसिपल है, वेयर
देयर इज नो सिलेक्शन एंड म्यूटेशन। तो जहां पे म्यूटेशन या तो सिलेक्शन नहीं होता है वहां पे जीन की फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन कैसे रहती है, सेम रहती है। बट इफ वी डिस्कस अबाउट दिस स्मॉल पॉपुलेशन, जीन की फ्रीक्वेंसीज जो है आर फ्लक्चुएट प्योरली बाई चांस जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, सो उसे बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली दिखा कि बाई चांस ग्रीन कलर की जो बीटल्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो ऑब्वियसली वहां से उनकी जीन के नंबर जो है वो कम हो जाएंगे। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट आर, या तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की जो इफेक्ट है आर इनसिग्निफिकेंट इन लार्ज पॉपुलेशन। बड़ा पॉपुलेशन हो तो वहां पे उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, बट स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर देखो तो वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। पीछे का रीजन, बिकॉज सम जीन मे बी रिड्यूस्ड और लॉस्ट। तो ग्रीन कलर के ऑर्गेनिजम्स के जीन रिड्यूस हो गए और लॉस्ट हो गए, एज वेल एज इंक्रीज बाई चांस, या तो इंक्रीज भी हो सकते या तो डिक्रीज भी हो सकते, पर ये सब किसके अंदर होगा, ओनली विद इन दी स्मॉलर पॉपुलेशन। ओके, प्रीवियस सेशन के अंदर भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि देयर आर द 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, जिसमें पहला है जीन का माइग्रेशन या तो जीन का फ्लो, जो हमने डिस्कस किया। सेकेंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट, नंबर 3 म्यूटेशन, नंबर 4 जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नंबर 5 नेचुरल सिलेक्शन। अगर ये 5 में से कोई भी प्रोसेस होती है देन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो अफेक्ट होगा। सो व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ स्पीसीज मूवमेंट, so when migration of a section of population to another place and population occurs, the gene frequencies are changed in the original as well as in the new populations. तो माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशंस के अंदर जीन की फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाती है। सो न्यू जीन्स और एलील आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दिस आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। अब नए नए जीन्स या तो एलील ऐड होते जाएंगे, वैसे वैसे जो पुराने हैं वो क्या होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे। सो दिस वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम्स। अगर जीन का माइग्रेशन एक से ज्यादा बार हो रहा तो उसे क्या बोला जाएगा, जीन फ्लो, मैनी टाइम्स, बहुत बार अगर हो रहा है कॉमनली तो। बट इफ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस, बाय चांस अगर वो चेंज हो रहा है देन इट इज कंसिडर्ड एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट, और बहुत बार हो रहा है तो वो है जीन फ्लो। समटाइम्स द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज। कभी कभार एलील की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा चेंज हो जाती है नए सैंपल्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर कि उसमें से एक नई स्पीसीज का भी फॉर्मेशन हो सकता है। सो द ओरिजिनल drifted population become of founders and the effect is called as a founder effect। तो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो था उसके अंदर बहुत सारा चेंजेस हो करके वो एक नए स्पीसीज में अगर कन्वर्ट हो जाता तो वो ऑर्गेनिजम्स का नाम है फाउंडर्स एंड दिस इफेक्ट इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर इफेक्ट। तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन when selected will result in observation of new phenotype। जैसे आपको मैंने 2 एग्जांपल्स दिए थे A एंड B। अब A वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिएंट के अंदर कुछ थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, तो वो चेंजेस के अगेंस्ट में जो सर्वाइव कर पाया उसको B स्पीसीज के नाम से जाना गया। सो ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इनटू अ स्पेशिएशन। स्पेशिएशन मतलब A में से आप देख रहे हो कि B नाम की स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। So natural selection is a process in which heritable variation enabling better survival are unable to reproduce and leave a greater number of progenies। तो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसे प्रोसेस है जिसके थ्रू वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं फॉर बेटर सर्वाइवल, बेटर रिप्रोडक्शन एंड बेटर लीव द ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनिस। So critical analysis makes us believe that variation are due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift which are result in change the gene frequency as well as allele in the future generation। अब अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि एक्चुअल में ये जो वेरिएशन आया है वो म्यूटेशन की वजह से आया है, वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से आया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, सो उसका एनालिसिस करना बहुत ही क्रिटिकल है, डिफिकल्ट है।
अब वो म्यूटेशन की वजह से आ सकता है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से आ सकता है, जीन फ्लो या तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी आ सकता है, जीन की फ्रीक्वेंसी या तो एलील की फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन चेंज होने की वजह से भी आ सकता है। सो कपल टू एनहांस अ रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन मेक्स इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट पॉपुलेशन। सो धीरे धीरे जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव सक्सेस उसकी बढ़ेगी, नेचर उसका सिलेक्शन करता रहेगा एंड उसको अलग ही टाइप का पॉपुलेशन का पूरा ग्रुप मिलेगा। सो नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन के अंदर पॉइंट ये है कि इन विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर अ मीन कैरेक्टर्स वैल्यू, कि अगर 50 का पॉपुलेशन है तो उनमें से 40 नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को एवरेज कैरेक्टर्स अगर मिलता है तो नेचुरल सिलेक्शन ने कौन सा पॉइंट दिया है, स्टेबलाइजेशन वाला। नंबर 2 है स्टेबलाइजेशन की जगह पे डायरेक्शनल चेंजेस। सो मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। मीन कैरेक्टर वैल्यू मतलब स्टेबलाइजेशन को साइड में रख के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को दूसरा उससे भी कोई बेटर कैरेक्टर मिलता है। एंड तीसरा है डिसरप्शन। सो मोर इंडिविजुअल अक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर्स वैल्यू एट बोथ द एंड ऑफ डिसरप्शन कर्व। तो जहां पे इसके कर्व का डिसरप्शन हुआ है उनके दोनों साइड पे ज्यादा इंडिविजुअल्स को एक पेरिफेरल कैरेक्टर्स मिलता है। अब वो मैं आपको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप देख सकते हो फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन एंड बनेगा मीडियम साइज्ड ऑफ इंडिविजुअल आर फेवर्ड। तो ये एक जनरल है नेचुरल सिलेक्शन का पॉइंट। तो पहली पॉसिबिलिटी है स्टेबलाइजेशन की। तो पिक गेट हायर एंड नैरो, इसका मतलब है नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स द एवरेज इंडिविजुअल, और उसका एग्जांपल है ह्यूमन बर्थ का वेट। अब जब भी कोई भी ह्यूमन का बर्थ होता है तो जनरली वेट जो है वो नियर अबाउट 2.30 to 3 किलोग्राम रहता है, लगभग सभी का ऐसा होता है। अब किसी का एक्सेप्शन हो तो वो कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरा पॉसिबिलिटी है डायरेक्शनल। तो आप देख सकते हो पिक आर शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के अंदर उसका शिफ्टिंग हो रहा है। तो उसका एग्जांपल्स है कि फॉसिल्स साइज ऑफ ब्लैक बियर डिक्रीज ड्यूरिंग द इंटरग्लेशियल पीरियड ऑफ आइस एज। तो आइस एज के टाइम पे इंटरग्लेशियल मतलब 2 ग्लेशियल के बीच का जो टाइम पीरियड होता था उसमें ब्लैक बियर की बॉडी की साइज डिक्रीज हो जाती थी एंड इंक्रीज ड्यूरिंग ईच ग्लेशियल पीरियड, और ग्लेशियल पीरियड के टाइम पे वो इंक्रीज होता था। तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर ये पिक शिफ्ट हो रहा है, इसलिए उसका नाम है डायरेक्शनल। एंड एग्जांपल नंबर 3 डिसरप्शन। सो ये 2 जगह पे आप लोगों को डिसरप्शन होता हुआ दिख रहा। सो एग्जांपल है उसका लाइट एंड डार्क कलर ऑयस्टर हैव कैमोफ्लेज, मतलब अपनी स्किन का कलर चेंज कर सकता है बिकॉज एज ओपोज टू देयर मीडियम कलर्ड रिलेटिव्स। मतलब उसको जो मीडियम के अंदर रखा है वो मीडियम के ओपोज में अपनी बॉडी का कलर वो चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे लाइट कलर और यहाँ पे डार्क कलर। तो ये लाइट और डार्क कलर के जो ऑयस्टर है वो अपनी बॉडी का जो कलर है वो चेंज कर सकता है टू देयर मीडियम कलर रिलेटिव। तो यहाँ पे होगा मीडियम कलर रिलेटिव। तो मीडियम कलर रिलेटिव अपनी बॉडी का कलर जितना चेंज करता है उनके कंपैरिजन में ये दोनों ज़्यादा स्पीड से अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।